वैसे आप लोगों को ब्रीफ नोट तो सर के बारे में मिल गया था। सर ने 98 से ग्वालियर में इंडिपेंडेंटली LNIP में पहले पढ़ाई करके फिर नाउ एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर इज वर्किंग। हमारे लिए इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग बात यह है कि ही हैज़ चोजन अ वेरी यूनिक फील्ड। जैसे कई लोग लॉयर्स लिए भी बोलते हैं कि आप बड़ी यूनिक सी फील्ड लेके जाते हो, ना डॉक्टर बने ना इंजीनियर बने, मतलब वकील बने। ऐसे ही टू चूज स्पोर्ट्स एज अ प्रोफेशन, टू एक्सेल इन इट और लाइफ में अच्छा करना एक बहुत रिमार्केबल बात है। और स्पोर्ट्समैन में एक अलग सी जिंदगी को देखने की नज़रिया भी होता है, चैलेंजेस को देखने का नज़रिया अलग होता है। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो सीखने की होती है वो ये होती है कि हम हार में भी खुश कैसे रह सकते हैं। तो आज का पर्पज़ ये है कि सर से हम वो सारी बातें करें जिससे हमें समझ में आए कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता क्या है और उनकी ज़िंदगी में वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, और बाकी फिर आप लोग जैसा करोगे। ओवर टू श्रुति, शी विल टेक ऑन। Thank you, sir, for being here. Yes, thank you very much for inviting me. Thank you, sir, and thank you, sir, so much for coming here. I'll just tell you why I'm asking this question. मेरा सर से सुबह बात हुआ था, तो सर ने बताया कि जब ये स्कूल में हुआ करते थे तो सर सुबह बस पकड़ने के लिए 10 किलोमीटर भागते थे, बस पकड़ते थे, 40 किलोमीटर दूर जाते थे, स्कूल अटेंड करते थे, बस से उतर के फिर 10 किलोमीटर भाग के अपने घर आते थे। So this has been a story for many years, जब वो बचपन में छोटे थे। तो सर माय क्वेश्चन टू यू इज दैट कि इट वाज क्वाइट अ मिल्खा सिंह टाइप जर्नी जो आपकी रही है कि इतना भाग के इतना हम लोग तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम लोग कभी कर पाएंगे। एंड फिर आपने बताया कि आपको कभी प्रोफेशनल गाइडेंस ही नहीं मिला इनिशियली बिफोर 10th, जब आपने प्रोफेशनली बास्केटबॉल परस्यू किया। आपको कभी खराब नहीं लगा कि आपने इतनी मेहनत की, आप जहाँ पर थे, क्योंकि 10th 11th 12th आपने परस्यू किया, आप नेशनल पे भी खेले, तो वो एक रिग्रेट या फिर एक वो छोटी सी ख्वाहिश टाइप की कि अगर पहले मिल जाता तो कर लेते, कभी रही? अगर रही तो आपने इसको कैसे ओवरकम किया या कैसे उसे डील करते हैं? देखिए, एज यू टोल्ड कि मेरे को ये प्रॉब्लम तो रही है कि इनिशियली हमें अच्छी गाइडेंस और एक जो लेवल पे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो स्पॉन्टेनियसली जो भी स्पोर्ट मिल गया उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। और फिर 10th क्लास में जैसे बास्केटबॉल लिया, फिर लेकिन दैट वाज आल्सो वेरी लेट, बहुत लेट हो गया था उसमें भी स्टार्ट करने में, तो इसलिए एक लेवल तक खेल पाए। और स्पोर्ट्स में क्या होता है कि योर फिजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि हर स्पोर्ट के लिए कुछ स्पोर्ट ऐसे हैं जिनमें आपको छोटी हाइट में एडवांटेज होती है, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग में, क्योंकि आपको वेट उठाना है तो आपको ग्राउंड का जो CG उससे आपको सपोर्ट करती है, ग्रेविटेशनल पुल जो होता है, और आपको कम उठाना है। ज़्यादा हाइट वाले को ज़्यादा उठाना पड़ेगा तो वो ज़्यादा उसको फोर्स जनरेट करनी पड़ेगी, तो उसमें कम वेट कम हाइट वाले हैं। बास्केटबॉल ऐसा स्पोर्ट है जिसमें हाइट चाहिए, तो एक लेवल पे आके एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, यू कैन नॉट एक्सेल दैट पॉइंट। तो वो किसी ने गाइड करते कि यू आर, आपकी हाइट इतनी नहीं है, यू कैन नॉट प्ले दिस। ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन बहुत ऐसे हैं कि जो इस हाइट पे भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी तो ये रिग्रेट हमेशा रहा है कि मैंने एक राइट स्पोर्ट, मुझे गाइडेंस नहीं मिली यंग जब मैं था उस पर। तो लेकिन फिर मैंने उसको रिकवर किया। 2016 आई प्लेड वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन स्क्वैश, दैट टू इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। साउथ अफ्रीका में मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल गया, लेकिन वो बास्केटबॉल नहीं, दूसरा स्पोर्ट में खेल गया। तो वो तो है। अभी भी हमारे जो काउंसलिंग सेल है इंडिया में वो बहुत वीक है। मतलब LNIP एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे 100% जॉब गारंटी है हमारे पास। मतलब हमारा जो इनिशियल प्रोडक्ट है वो कम से कम 50-60,000 स्टार्टिंग में लेके निकलता है सैलरी, लेकिन लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। तो बहुत से अभी प्लेटफॉर्म की कमी है जिसमें, तो ये है थोड़ा सा लैक ऑफ पॉइंट। तो गाइडेंस नहीं मिला, बट आपको जब अवेयरनेस मिली तो आपने चीजें बदल के आप जिसमें एक्सेल कर सकते थे, यू मूव फॉरवर्ड विद दैट। तो मतलब आई थिंक इट्स अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस कि एक लेटर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद भी जाकर आप कुछ अच्छा कर सकते हो अगर आपने वो इनिशियली आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। सर इसी से फॉलो अप क्वेश्चन है, आप जब आपने एंड वन मोर थिंग, LNIP में सर हैज बीन अ टीचर एंड LNIP डज नॉट क्रिएट प्रोफेशनल प्लेयर्स, इट क्रिएट्स टीचर्स and sports is a byproduct of it. It's his line. So basically when he's teaching teachers for academies or institutions, so if people are playing exceptional, so they can pursue professional national levels, international level. He has been a coach for national level basketball team. So sir, for that जब आप अपने स्टूडेंट्स को कोच करते हो या आप उनके साथ
सेशंस लेते हो, आप उनको कैसे हेल्प करते हो कि मल्टीपल इमोशंस आते हैं, बिकॉज फेलियर्स होते हैं, किसी की इंजरी की वजह से अपॉर्चुनिटी लैक हो जाती है, या फिर मल्टीपल सिचुएशंस होती है जिसकी वजह से प्लेयर एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, एंड इट्स अ लॉट ऑफ इमोशंस दैट आर देयर इन द प्लेयर। आप उस चीज को कैसे हेल्प करते हो, गाइड कैसे करते हो इतना इमोशनल टर्मोइल में अपने बेस्ट प्लेयर्स को कि वो अपना आउटपुट बेस्ट दे पाए? देखिए, इसमें लास्ट 15 years आई एम इनटू कोचिंग फील्ड। दो माय मेन जॉब इज टू टीच, लेकिन साइड बाय साइड कोचिंग भी चलता है, दैट इज माय पैशन। तो आई एम नेशनल कोच इन बास्केटबॉल फॉर बोथ मेन एंड वुमेन फॉर मध्य प्रदेश टीम। सो बेसिकली आई एम कोच ऑफ विमेन टीम। मैं विमेन टीम को पिछले 8 to 10 years, जिसमें प्रोफेशनल एथलीट मेरे पास रेलवे की गर्ल्स हैं और बैंक में कुछ काम करती हैं और नेशनल प्लेयर्स सारे रहते हैं। तो बहुत से क्या है कि इंजरी इज ऑल्सो ए बाय प्रोडक्ट, मतलब आप यू कैनॉट, वी कॉल इंजरी एज ऑर्नामेंट ऑफ स्पोर्ट्स। तो मतलब वो इंजरी होती है, आप कैसे भी खेले, चोट आपको लगनी। तो बहुत से एथलीट हमारे ऐसे हैं जो इंजरी की वजह से फिर उनका करियर खत्म हो जाता है। तो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। कि आज मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, एक हमारे पास जयपुर में एक लड़की है दीक्षा, तो LNIP में एडमिशन लेने के लिए 2 साल से ही इज आफ्टर मी, सर मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है। सी वॉज इन इंडियन टीम, इंडिया टीम में उसका सिलेक्शन हो गया। कैंप में टीम में जाने से पहले उसको लिगामेंट इंजरी हो गया, 3rd grade लिगामेंट, तो सी कैनॉट परस्यू, अब वो खेल नहीं सकती। अब क्या, अब वो 2 साल से वेट करिए सर मैं क्या, बिकॉज जब आप एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको बहुत टाइम डिवोट करना पड़ता है, इतने थक जाते हो, फिर थोड़ा सा एकेडमिक में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो फिर मैं पहली चीज़ तो बच्चों को जितने भी होते हैं मेरे अंडर में आते हैं, मैं उनको काउंसिल करता हूँ कि आप अपनी एजुकेशन साथ में रखिए, कि कल को आप अगर आप स्पोर्ट्स आपके साथ नहीं है, कोई इंजरी होगी तो क्या। तो क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर जहाँ पे इंटरनेशनल एथलीट वो कोई ढेला लगा रहे हैं, कुछ ये लगा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन साथ नहीं है और टाइम पे मेडल नहीं मिलता। कभी कभार टूर्नामेंट ही, जैसे कोविड के में ओलंपिक्स पोस्टपोन्ड हो गई, किसी की पीक परफॉर्मेंस है और वो 2 से 3 साल में टूर्नामेंट नहीं हुए, नेशनल नहीं हुए, मेडल नहीं मिला तो जॉब नहीं मिलती। तो फिर बहुत से एथलीट्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, जॉब सिक्योरिटी इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैक्सिमम हमारे जो हम कहते हैं कि हम 1.3 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, 1,30,000 कितना पॉपुलेशन है, और हमें मेडल नहीं मिलते हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि जब तक बच्चा मैच्योर होता है, एक तो वो लेट स्टार्ट करता है, लेट स्टार्ट के बाद जब वो मैच्योर होता है, खेलने के लिए उसको एक्सपीरियंस मिलता है, तब वो जॉब की प्रॉब्लम में फंस जाता है कि मेरे को कौन जल्दी से मेरी ब्रेड एंड बटर, कहीं मेरी नौकरी लग जाए, बैंक में लग जाए, रेलवे में लग जाए, पुलिस में लग जाए, कहीं भी लग जाए, ताकि मैं अपना अर्निंग करूं। क्योंकि वो उस 2-3-4 साल में अगर जॉब नहीं पकड़ेगा तो बाद में ज़्यादा एवेन्यूज उसके खत्म हो जाते हैं। सर, गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं है इन बच्चों को सपोर्ट करने की? गवर्नमेंट की कुछ ही है, जैसे मैं बताऊं, एक तो रेलवेज में कहीं जॉब्स मिलती हैं। नहीं, ऐसे लोगों के लिए जो भले ही नेशनल लेवल पे नहीं खेल पाए, इंटरनेशनल नहीं खेल पाए, पर जो परस्यू कर रहे थे और जैसे इंजरी हुई या कोई नहीं, कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि गवर्नमेंट में जितने भी हैं, जैसे जितने भी जॉब है, मेडल है तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट जॉब। बहुत सी ऐसी जॉब है, जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट नहीं, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस, स्कॉलरशिप या कोई प्रोग्राम जहां उनको वो कुछ करने को और दूसरा ऑल्टरनेटिव ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जरूर, जैसे हर डिग्री के लिए सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स आप बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में ऐसे न तो कोई बजट है स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए। और फिजिकल एजुकेशन इज बेस ऑफ ऑल स्पोर्ट। ग्रास रूट पे अगर जैसे हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो वी कैन हैव स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग। तो वैसे ही फिजिकल एजुकेशन क्या है, बेस प्रिपेयर करता है। तो फिजिकल एजुकेशन पे फोकस ही नहीं है, मतलब हर स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर अभी गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया है, लेकिन वो आवर्स ही नहीं देते हैं टीचिंग के। आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है, साइंस का सिलेबस है, आपका ज्योग्राफी का सिलेबस है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन आप 10th या 12th में स्टार्ट करते हैं, दैट टू ऑप्शनल। और आपको क्या है कि स्पोर्ट्स ऐसी फील्ड है जिससे मतलब हमें विन कम मिलते हैं, डिफीट ज़्यादा मिलते हैं। मतलब मैं 10 ईयर से कोचिंग कर रहा हूँ एंड आई हैव सिंगल मेडल, ब्रॉन्ज मेडल इन सीनियर नेशनल। तो हमने उसके लिए कितने डिफीट किए, कितने प्लेयर्स हैं साइकोलॉजिकली डाउन हो जाती। मेरे एक इंटरनेशनल एथलीट है सिक्किम से, नीमा डोमा, जो हमारे LNIP की स्टूडेंट है, तो मध्य प्रदेश की फर्स्ट इंटरनेशनल प्लेयर है बास्केटबॉल। तो उसने 5 इंडिया
तो इंडियन कैंप में पहले आपका सिलेक्शन होता है, फिर वहाँ से आपका इंडियन टीम के लिए सिलेक्शन होता है। तो उसका फर्स्ट बार इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया, सेकंड बार हो गया, थर्ड बार हो गया, टीम में सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो इतना फ्रस्ट्रेशन, सर मैं नहीं खेलूंगा, तो ऐसे ही बोलते सर मैं नहीं खेलूंगा, छोड़ दूंगा बास्केटबॉल। फिर उनको काउंसिल करना, क्योंकि यहाँ पे एक तो हमारी फील्ड में हमें टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि वी आर नॉट प्रोफेशनली, हम स्पोर्ट्स को प्रोफेशनली फॉलो नहीं करते। हम कुछ टाइम मॉर्निंग, हमें हर LNIP में जितने स्टूडेंट हैं उनको एटलीस्ट 20 स्पोर्ट्स खेलने पड़ते हैं, क्योंकि आप जिस स्कूल में जाएंगे वहाँ पे तो हर तरह का बच्चा है, कोई फुटबॉल खेलना चाहता है, कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, कोई हॉकी खेलना चाहता है, कोई स्विमिंग है। तो वी गिव एक्सपोजर टू एटलीस्ट 20 स्पोर्ट्स। तो वो 20 स्पोर्ट्स खेलना है, फिर उनकी किन्सोलॉजी, बायोलॉजी, बॉडी का मैकेनिज्म सारे पढ़ने पड़ते हैं, एंथ्रोपोमेट्री सब पढ़ना पड़ता है। कम से कम 15 सब्जेक्ट उनको थ्योरेटिकली पढ़ने पड़ते हैं, और उसके बाद फिर अपने स्पोर्ट में वो एक्सेल करते हैं। तो टाइम बहुत कम मिलता है। उसके बाद भी कोई एथलीट इतना एफर्ट लगा के और इंडियन कैंप तक पहुंच रहा है, और फिर उसका 3-4 बार सिलेक्शन नहीं होना, तो और फिर एक क्या है कि हमारे पास ऐसे क्रीमी स्टूडेंट नहीं आते जिनको पास पैसा भी अच्छा हो, ठीक है ना। हम कई स्टूडेंट्स की हमें फीस भी भरनी पड़ती है, इधर उधर से इकट्ठा भी करते हैं, अपनी जेब से भी लगाते हैं। फिर कुछ जैसे शूज़ इतना कॉस्टली आता है, 5-6 हज़ार 10,000 का शूज़ आते हैं, तो कई बार बच्चों को शूज़ भी ला के देने पड़ते हैं। तो ऐसे हमारे पास बच्चे आते हैं, क्योंकि जो क्रीमी लेयर है वो स्पोर्ट में बहुत कम आती है। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास ही इसमें आती है, तो बहुत सी उनकी चीज़ें हैं। फिर कई किसी के फैमिली इशूज़ रहते हैं, उनको भी काउंसिल करना पड़ता है, एकेडमिक इशूज़ भी रहते हैं, उनको पढ़ाई का है, फिर उनका जॉब की भी काउंसलिंग रहती है। तो बहुत से लेवल पे, और जब कैंप में जैसे रहते हैं, इंटर टीम जो प्रॉब्लम्स होती है कि कोई प्लेयर दूसरे को देख के खुश नहीं है, वो उसको आज जैसे आपने स्टार्टिंग 5 प्लेयर खेलते हैं, तो 5 को अंदर डाल दिया, छठे को अंदर नहीं डाला, तो वो उसकी फीलिंग को कैसे कंट्रोल करना है, फिर वो उससे आपस में क्लैशेस नहीं हो जाएंगे, इन सब चीज़ों को। देयर आर मेनी फैक्टर्स ऐसे, मतलब क्या है कि कोचिंग जो हम करते हैं ना, कोई भी टॉप जो एलीट क्लब्स हैं, जैसे NBA है, FIFA के क्लब है, तो 6-7 का स्टाफ होता है। उनके पास कोच, असिस्टेंट कोच, हेड कोच, फिर फिजियो, मेशोर और साइकोलॉजिस्ट, ऐसे 6-7 की टीम होती है। हमारे पास इंडियन में हम जाते हैं, आई एम ओनली कोच रहते हैं, फिर कोई असिस्टेंट कोच मिलता है, तो बस इतना ही रहता है। तो सभी कुछ आपको उनके पेरेंट भी बनना पड़ता है, बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस भी देना पड़ता है, दे कैन आस्क यू समथिंग। जैसे अभी वो दिल्ली में इतना प्रॉब्लम चल रहा है धरना वरना, तो फीमेल के साथ आप करते हो तो आपको इतना डिफरेंस भी रखना है, इतना फ्रेंडली भी एटमॉस्फेयर रखना पड़ता है कि दे कैन शेयर देयर थिंग्स। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें हमें उनको बहुत लेवल पे काउंसलिंग करनी पड़ती है, इट्स ए रियली टीडियस टास्क। सर कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका आपके स्टूडेंट के साथ जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा था एज अ कोच, एज अ टीचर, बिकॉज ऑफ मल्टीपल चैलेंजेस, जो आपको लगता है कि आपको पर्सनली बहुत हेल्प किया था ग्रो करने में, आपके प्रोफेशन में? आपको एक्सपीरियंसेस से शेयर कर सकते हैं, या कुछ भी लर्निंग जो आपकी उस एक्सपीरियंस से रही हो? देखो, मैं ऐसे बहुत हमारे पास तो इंस्टेंस चलते रहते हैं। एक कभी एक स्टूडेंट हमारी अभी पढ़ ही रही है LNIP में, तो मैं पिछले जैसे 10 साल से नेशनल टीम लेके जा रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है, कोच के साथ क्लैशेज हो गए, आप मेरे कोच हो, मेरे को आप पसंद नहीं हो, कोई भी बात पे आपने या तो कुछ मेरे को बोल दिया, हो जाता है एग्रेशन में, क्योंकि स्पोर्ट्स में एग्रेशन होता है, गुस्सा आता ही है। जब तक आपको गुस्सा नहीं होगा तो आप खेल ही नहीं सकते, क्योंकि आपको सामने वाले को मार के उसको डिफीट करना है, फेक करना है। तो एग्रेशन में कई बार वो एग्रेशन कोच पे भी आ जाता है। तो देयर वाज वन गर्ल ऑफ, मैं प्लेस नहीं बताऊँगा, MP की है, तो कोच के साथ कुछ क्लासेस थे। तो कोच शी वाज इनटू साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उसको 3-4 साल से कोच खेल ही नहीं करे। शी वाज ए गुड प्लेयर, और मैं सिलेक्शन कमेटी में उसको बोलता हूँ यार इस लड़की को खिलाओ, अच्छी है, तो नहीं खिलाती, नहीं सिलेक्शन होता है। तो एक बार उसकी एज ए, वो तो बच्चा तो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि मैं कैंप ले रहा हूँ लेकिन बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर वो बेटा कोई बात नहीं, अगली बार। फिर अगली बार भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर रोना धोना ये है वो, तो ऐसे 2-3 बार हुआ। देन आई सेड, मैंने इसको कहा कि आप यहाँ को छोड़ो एंड यू कम टू LNIP। फिर उसको LNIP में एडमिशन करने के लिए मैंने बोला। फिर सी प्लेड हर फर्स्ट नेशनल एंड सी प्लेड खेलो इंडिया गेम्स, और फिर अभी उसका जॉब भी लग गया है। 60-70,000 पे एक स्कूल में उसको कैंपस इंटरव्यू हायर किया है,
तो उसके मम्मी जब यहाँ पे आई और वो बोले कि सर मैं तो मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसे बहुत से एक्सपीरियंसेस रहते हैं, मतलब हर बच्चे की अलग कहानी है, किसी के पास फीस नहीं है। एक लड़की फर्स्ट ईयर में हमारे पास आई, अभी 6 साल यहाँ पे LNIP में पढ़ी, तो शी वॉज नॉट एबल टू पे हर फीस। तो हमने पहले कुछ इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट किया, तो फर्स्ट ईयर में उसका 1 सेमेस्टर का फीस भर दिया, फिर नहीं मिला। उसका ऐसा था कि 2 टाइम का खाना भी घर पे नहीं है उस बच्चे के घर में, बनारस की बच्ची। तो उसको फिर हमने फीस लिया, फिर हमने कुछ कंट्रीब्यूशन किया, फिर मैंने आई लेफ्ट किया, उसको 6 साल पढ़ाया। अभी शी इज अर्निंग 70,000 फूड अकोमोडेशन रेजिडेंशियल बिट्स पिलाने में जॉब कर रही है। तो मतलब ऐसे बहुत से हमें ऐसे सिचुएशंस फेस करने पड़ते हैं कि अब हमारी भी एक लिमिटेशंस है हेल्प करने की। तो लेकिन बहुत से ऐसे हर बच्चे की, अभी भी मुंबई की एक लड़की है फर्स्ट ईयर में आई है, उसके फादर एक्सपायर हो, तो बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, फिर उनको काउंसिल भी करना पड़ता है। उसी टाइम 2 दिन बाद हमें टूर्नामेंट भी खेलने जाना है। अब वो वहाँ गई, वहाँ से उसको फिर वापस बुलाया, एक दिन फादर के फुनरल में जा गई, एक दिन वापस आई, फिर अगले दिन टूर्नामेंट खुल गई। तो ऐसे बहुत सी सिचुएशंस आती हैं जिनमें हमें उनको डील करना पड़ता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये चीजें प्लान करना सोचना बहुत आसान होता है, लेकिन उनको एग्जीक्यूट करना और करते रह जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड आई थिंक स्पोर्ट्स पर्सन्स आर द मोस्ट डिसिप्लिन पीपल दैट आर प्रोड्यूस्ड वर्ल्ड वाइड। आप लोग का क्या मतलब क्या चलता क्या है दिमाग में कि सुबह उठ के ट्रेनिंग करके जाना है? आपने खुद बोला आपके प्रोफेशन में मतलब गेम्स में स्पेशली विंस कम होते हैं, लॉसेस ज्यादा होते हैं, बट वो एक डिटर्मिनेशन, वो कि आग जलते रहना जो एक टर्म यूज होता है, उसका क्या मतलब सीक्रेट क्या है उसका? आप लोग कैसे उसी चीज को 365 दिन कर सकते हो बिना एक्सपेक्टेशंस के कि क्या रिजल्ट होगा, ओनली एक्सपेक्टेशन के साथ कि आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट होगी उस दिन? मतलब आप कैसे कर लेते हो? क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट चीज होती है कि वही चीज करना, मोनोटनी भी आ जाती है, आप बोर भी हो जाते हो, रिजल्ट भी नहीं मिलते, बट आप क्या अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि वो डिटरमाइंड रहते हैं? और आपने ऐसा क्या किया इतने सालों से, ऑलमोस्ट 20 सालों से, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा शेयर करिए। देखिए, जैसे मैं जब LNIP 1998 में यहाँ पे आफ्टर 12th आया, तो आई वॉज फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, मतलब इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, हिंदी बैकग्राउंड स्कूल से आए थे। यहाँ पे इंग्लिश एक कंपल्सन था, तो आई स्टार्टेड इंग्लिश में थोड़ा, स्टार्टिंग में 1-2 साल फेल भी हुए, तो फेल हुए लेकिन फिर ठीक है, इंग्लिश वॉज ए रिक्वायरमेंट। फिर क्या है कि किसी ने बोला कि जितने गेम आपको ज़्यादा आएंगे उतनी आपकी जॉब अच्छी लगेगी, क्योंकि अगर आप 3-4-5 गेम जाते हो स्कूल में, अगर आप जाते हो तो आपको अच्छा हायर करेंगे। हाँ भैया, आप 1 गेम संभाल सकते हो, आप 4 गेम संभाल सकते हो, यू विल गेट द जॉब फर्स्ट। तो मैंने 4-5-6 गेमों में यूनिवर्सिटी अलग अलग हैंडबॉल, बास्केटबॉल, नेटबॉल, चेस, क्रॉस कंट्री, ऐसे अलग अलग स्पोर्ट्स में खेला। देन आफ्टर माई ग्रेजुएशन समबडी सेड स्टडीज आर मोर इम्पोर्टेंट, देन आई स्टॉप प्लेइंग। मैंने, मेरे कोच ने बोला कि नहीं खेलो, तुम यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम। आई सेड सर मैं नहीं खेल सकता। देन आई स्टार्टेड, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन में मतलब स्पोर्ट्समैन, अच्छा स्पोर्ट्समैन होता है तो माइंड तो होता है, यू कैन नॉट प्ले, क्योंकि मेरे पास अगर बॉल है, मेरे को किस एंगल पे पास करनी है, किस स्पीड के साथ पास करनी है, किस प्लेयर को पास करनी है, मेरे सामने डिफेंस कौन है, स्कोर कितना चल रहा है, एट ए टाइम आई एम थिंकिंग। अगर मैं क्रिकेट भी खेल रहा हूँ तो बॉल किस एंगल से वो फेंक रहा है, वो इन स्विंग फेंक रहा है, आउट स्विंग फेंक रहा है, मेरे को कट मारना है, पुल मारना है, एट ए टाइम यू हैव टू थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स। माइंड तो आप में है, बट यू हैव टू डाइवर्ट दैट माइंड। तो वो माइंड, फिर मैंने मास्टर डिग्री में स्पोर्ट्स को छोड़ के आई फोकस्ड ऑन स्टडीज। देन आई क्लियर माय नेट एग्जामिनेशन, देन आई डिड माय एमफिल, PhD, आई डिड इंटरनेशनल कोचिंग डिप्लोमा फ्रॉम बुदापेस्ट। तो ऐसे मतलब फिर आई वाज इनटू दिस। फिर जैसे ये कहते हैं, हमेशा मैंने बहुत सी जगह इसको कोट किया है कि कई बार बोलते हैं कि आप एक इतना कंसिस्टेंट कि कैसे आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, इतनी परफॉर्मेंस। तो आई वॉज रीडिंग लेंडर पेस का एक मैं आर्टिकल, आज से मैंने 2012 में शायद इसका कहीं आर्टिकल पढ़ा, तो somebody asked कि भाई आप इस एज तक 44 ईयर्स तक उसने ओलंपिक्स खेले, 44, हम 30 के आसपास, 20, 22, 24, 25 के आसपास लोग छोड़ देते हैं स्पोर्ट, 30 तक एट द मैक्स खेलते। तो 44, तो उसने बोला आप इतने कंसिस्टेंट इस एज में कैसे खेल रहे हो, वो भी एट दैट एलीट लेवल। He said last 20 years my routine is same. I'm getting up from the bed at a fixed time. मेरा ट्रेनिंग का टाइम फिक्स है,
मेरा डाइट फिक्स है, मैं अपनी डाइट चेंज नहीं करता कि आज पिज़्ज़ा खा लूँ, आज बर्गर खा लूँ, आज ये खा लूँ, आज वो खा लूँ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारे जो माइक्रोब्स है, हमारी जो गट हेल्थ है, वो एक अच्छे एटमॉस्फेयर, जैसे हम खुश रहना चाहते हैं तो हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल माइक्रोब्स है, तो वो भी खुश रहना चाहते हैं। आप मिर्ची डाल दोगे, कभी कुछ ऐसा डाल दो जो उसमें फॉरेन, कोविड इज ए फॉरेन मटेरियल जो बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ऐसी फॉरेन केमिकल जो आपने कभी खाया, चलो आज मोमोज ट्राई करते हैं, आपने अपने घर में मोमोज कभी नहीं खाया हो, लेकिन आज लोग ट्राई करते हैं, तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी, वो आपको जरूरत नहीं है। आप एक ही खाना खा रहे हो, तो ऐसे ही तो अगर आपका रूटीन सेम है, स्लीपिंग जैसे रिकवरी इज इम्पोर्टेंट रहती है इसको, तो हम बोलते हैं कि आपसे, तो मैं भी जैसे अपना एग्जाम्पल दूँ, मैं 98 से LNIB में आया हूँ, आई हैव ए सेम रूटीन, मैं वो 4:30 मेरा आँख खुल जाता है, चाहे मैं 12 बजे भी सोऊंगा तो भी मेरी 4 बजे आँख खुल जाएगी, मैं 10 बजे सोऊंगा तो भी मेरी 4 बजे 4:30 बजे आँख खुल जाएगी, ठीक है। तो आप रूटीन आप सेम रखो तो यू विल नॉट चेंज, योर बॉडी विल नॉट चेंज। आई एम 44 ईयर्स, लेकिन आपकी बॉडी चेंज नहीं करती, ठीक है। तो अगर आप अपना रूटीन अच्छा रखो, डाइट सिमिलर रखो, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं रहती है, तो आप सिर्फ, तो हम अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं आप फोकस रहिए। एक फोकस एक 5 लेटर्स का वर्ड है, फोकस के इंक्लूड एवरीथिंग। यू फोकस ऑन योर डाइट, यू फोकस ऑन योर रूटीन, यू फोकस ऑन योर वर्कआउट, जो भी आप एक सक्सेस का। और मैं मेरे जब कभी कभार मेरे पे प्रेशर आता है कोई भी काम में, क्योंकि हमारा जॉब है ना, मॉर्निंग में 6 o'clock वी आर ट्रेनर, हम बच्चों को फिटनेस ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद में हम उनको स्पेशलाइजेशन उनके गेम की थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद दिन में हम उनको, जैसे मैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ाता हूँ और बायोमैकेनिक्स पढ़ाता हूँ, तो दिन में हमारे 2 लेक्चर फिजियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स हो जाते हैं। फिर इवनिंग में हम उनको टीचिंग मैथडोलॉजी पढ़ाते हैं, और फिर लेट इवनिंग में उनको, इस समय हम उनको कोचिंग करते हैं। तो दिन में हमारे 5-6 डिफरेंट रोल होते हैं, तो हर रोल में एक अलग तरह का हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो इसलिए आप अगर उन पे फोकस नहीं है तो आप इतने काम कर ही नहीं सकते। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रूटीन को फोकस करें। और मैं जो चीज़ बता रहा था, टाइम बाउंड, आप जो भी टास्क हैंडल लें, आप उसको टाइम बाउंड जब तक नहीं करेंगे वो कभी कंप्लीट होती नहीं है। आपने डिसाइड कर दिया कि ये काम मेरे को इतने में करना। हमारे एक प्रोफेसर हैं जो वाइस चांसलर हैं डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो उनको हमेशा बोलते थे, जब आपने टाइम बाउंड ले लिया है काम को, मैंने तो आप फिर बोले मैं 2 दिन तक खाना नहीं खाता, मेरे को भूख भी नहीं लगती जब तक काम नहीं करो। आपने 2 दिन नहीं खाना खाया तो उससे कोई तकलीफ नहीं है, अच्छा आपके इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाएगी, आपकी बॉडी और हेल्दी होगी। न्यूट्रिशन को भी मेरे लेक्चर्स रहते हैं, तो मैं यही उनको बोलता हूँ कि स्टॉप डाइटिंग, स्टार्ट फास्टिंग, क्योंकि फास्टिंग भी एक हेल्दी वे है आपका वेट कंट्रोल करने का। तो लेकिन आपका जो काम आपको मिला है वो करने को जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो खाने से भी नहीं मिलता। तो और अगर वो काम आपका पूरा नहीं होता तो फिर वो दिमाग में घूमता रहता है, वो ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम बनती है, फिर वो वर्क इकट्ठा रहता है। तो जैसे मैं मेरे ऑफिस में अभी मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स और एक्सटेंसिव सर्विसेज दोनों देखता हूँ LNIB, तो मैं कुछ भी हो गया, चाहे मेरे को आधा घंटा ऑफिस में ज़्यादा रुकना पड़ता है, आई क्लियर ऑल द फाइल्स, उस दिन का नींद छोड़ता हूँ। अभी मैं मेरे ऑफिस से आ रहा हूँ, आज से हम स्विमिंग स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा स्विमिंग बंद हो गया था, तो मैं अभी भी जस्ट ऑफिस से करके तुरंत भाग के इधर आया। तो आप अगर बर्डन रोज इकट्ठा करते रहोगे थोड़ा थोड़ा, तो बाय द एंड ऑफ द मंथ आपके पास इतना काम हो जाएगा, वो आपको ना तो सोने देगा ना आपका काम अच्छे से होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फोकस रहें, डिसिप्लिन रहें। तो मतलब द मंत्रा ऑफ सक्सेस इज सेम फॉर ऑल फील्ड, आपकी फील्ड में, हमारी फील्ड में सब सेम ही है, बेसिक्स आर सेम, फंडामेंटल्स आर सेम। तो वो हम उसको किस तरह लेते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। सर नाउ क्योंकि आपने इतने सारे लोगों को ट्रेन किया, उनकी करियर ट्रेजेक्टरी देखी, खुद की देखी, अपने कलीग्स की देखी, आपका डेस्टिनी, कर्मा, लक, ये सारे जो लोग जनरली जब लाइफ की बातें करते हैं, इनका डिस्कशन होता है कि डेस्टिनी में होगा तो मिल जाएगा, अरे लक खराब था तो ऐसा हो गया, या कुछ मतलब ये जो चीजें जनरली हमारे कॉन्वर्सेशंस में आती हैं, आपको क्या लगता है कि इसका कितना इम्पैक्ट है या रोल है, मतलब कितना हमको इसको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, स्पेशली डेस्टिनी और लक को? मेरे पास इतने एग्जांपल्स हैं कि टैलेंटेड लोग रहते हैं बट दे डोंट डू हार्ड वर्क, ठीक है, और कुछ लोग लेस टैलेंटेड रहते हैं, वो हार्ड वर्क से टैलेंट को बीट कर देते हैं, ठीक है ना।
तो अगर आप टैलेंट हो तो आप मतलब कहते हैं भगवान हमें सही समय पर देगा, लेकिन सही समय भी तभी देगा जब आप एफर्ट लगो। एक माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है, ठीक है ना, वो भी रोता है तब कहीं चलो इसको दूध पिलाओ, रो रहा है। तो हमें भी एफर्ट तो करने पड़ते हैं। तो हमें कोई भी अगर कुछ भी काम है तो वी शुड पुट इन हमारे जो एफर्ट हैं वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में और कंसिस्टेंसी, मतलब मैं अगर हमें पहले चीज़ तो क्या होता है कि अभी भी हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको कई बार मेरा लेक्चर से ज़्यादा काउंसलिंग ज़्यादा हो जाती है उनको। तो उसमें क्या होता है कि गोल ही डिसाइडेड नहीं है। मैं अपने मास्टर डिग्री स्टूडेंट्स को पूछता हूँ व्हाई यू आर इन मास्टर डिग्री, सर अभी सोचेंगे हम स्कूल में वहाँ जॉब कर लेंगे। मैं अरे मास्टर डिग्री इज हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन इज मीन फॉर रिसर्च, आप रिसर्च के लिए बने हैं। पहली चीज़ तो आपको गोल ही क्लियर नहीं है। फिर तो ये है कि हमें क्लियरिटी होनी चाहिए, हमें एज सुन एज पॉसिबल हमें डिसाइड करना है। जैसे अभी आप हो, आपको 5 साल बाद में क्या बनना है, तो मतलब ये बहुत से मतलब ऐसी चीज़ें बहुत सुनते हैं, आपको थॉट इतने आजकल मिल जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर मेरे को दिल्ली जाना है तो मुझे दिल्ली जाना है, भोपाल जाना है, बॉम्बे जाना है, मुझे डिसाइड तो करना पड़ेगा ना। अब डिसाइड पहले तो डिसाइड करो, डिसाइड करके यू स्टार्ट योर जर्नी। आप चाहे स्लो चल रहे हैं लेकिन एक डायरेक्शन। हमारा क्या होता है, हम इधर चलते हैं, फिर हमारा थॉट प्रोसेस फिर हम इधर जाते हैं, फिर हमारा थॉट फिर इधर ट्रैक पे आते हैं, फिर इधर चले जाते हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग। आपकी भी जैसे है ना माइक्रो स्पेशलाइजेशन है, आपकी फील्ड में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मतलब आज हमें अगर आँख का इलाज करना तो हम कॉलेज में सबसे अच्छा कौन है? पॉकेट इज नॉट ए प्रॉब्लम, आई कैन पे, लेकिन मेरे को चाहिए। यहाँ नहीं है तो हम दिल्ली भी चले जाएंगे, हम मुंबई भी चले जाएंगे। लेकिन वो माइक्रो स्पेशलाइजेशन हम भी एक, जैसे मैं केस लगता है तो हम 10 बार ढूंढते हैं आप कौन से एडवोकेट को लें, कौन से एडवोकेट। हमें केस नहीं हारना है चाहे कैसा लग जाए। तो वो कहाँ से आएगा जब हम एक माइक्रो स्पेशलाइजेशन में आप काम करें। आप अपने एक क्षेत्र को पकड़िए, उसी के कोर्सेज कीजिए, क्लिनिक कीजिए, वर्कशॉप अटेंड कीजिए, ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं शॉर्ट टर्म, उसी के बारे में। मेरे पास जो मेरी लड़की एक हमारे इंडिया लड़की खेली है नीमा डोमा भूटिया सेकंड की, वो मतलब उसको जब बास्केटबॉल के अलावा कुछ भी नहीं दिखता उसको। वो जब देखेगी तो वीडियो एनबीए के देखेगी, वो कपड़े पहनेगी तो एनबीए प्लेयर की तरह पहनेगी। एक बार हम गए थे किसी टूर्नामेंट में तो मेरे को कोई गिफ्ट मिला था, कोई तो बास्केटबॉल का छीन लिया उसने मुझसे, सर ये तो मैं ही लूंगा। मतलब मैं ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन वो मतलब बास्केटबॉल यू हैव टू बी क्रेजी। जितने भी लोगों ने कुछ अचीव किया है वो पागलपन से अचीव किया। व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीज में गेम्स में था, और मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं 18 आवर्स में रूम से बाहर निकलना बंद कर दिया। आई स्टॉप। मेरे कोच नाराज हो जाएंगे। आपको किसी पॉइंट पे आपके चाहे पेरेंट्स को आपको नाराज करना पड़े, अगर आप कॉन्फिडेंट होगी व्हाट आई एम डूइंग इट इज करेक्ट, तो आप अपने पेरेंट को भी गाइड कर सकते हो। क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में हो सकता है आपके पेरेंट को उसकी नॉलेज नहीं हो, और कल आपको रिजल्ट आप ला के दिखाएंगे। देखो अप्रिसिएशन भी हमारा है और ब्लेम भी हमारे है, कोई हमें क्रिटिसिज्म भी हमें भी लेना पड़ेगा। तो वी हैव मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ आई हैव मैनी चांसेस टू डिसाइड माई करियर। तुम नहीं आओगे तो अगले साल दूसरा बच्चा आएगा, उसको हम कोचिंग करके अच्छे रिजल्ट दे देंगे। बट यू हैव ओनली वन करियर। आप एज ए प्लेयर आपके पास एक ही करियर है, ऐसे आपके पास एक ही करियर है। इसके इन 2, 3, 4 साल में या तो एंजॉय कर लो। आई एम नॉट सेइंग आप एंजॉय मत करो, बट एंजॉय शुड नॉट सुपरसीड योर मेन टास्क, क्योंकि आपकी पहचान आपके प्रोफेशन से है। तो उस प्रोफेशन में अगर आप डेडिकेशन से काम करते हो तो आपकी फिर वैल्यू बनती है। तो ये दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। हार्ड वर्क हार्ड वर्क कैन बीट द टैलेंट। बहुत ऐसे एग्जांपल है। सर आपने खुद बोला कि आप एक दिन में मल्टीपल रोल प्ले करते हैं, एक ट्रेनर का, एक टीचर का, एक रिसर्चर का, और आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस भी हैंडल करते हैं। एक मतलब आपके हिसाब से ऐसी क्या एक इंटरपर्सनल स्किल है, पीपल स्किल है जो आपको बहुत हेल्प करती है ये सारे रोल्स को प्ले करने में, और जो एज मतलब इंडिविजुअल्स हम लोग को भी एक्वायर, मतलब अगर हम उसके लिए काम करेंगे और हमको भी एक्वायर कर लेनी चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स टू डील विद पीपल। बिकॉज आप भी लोगों से डील करते हैं, हमारा भी मोटा मोटी काम लोगों से डील करने का ही होता है। कोई ऐसी स्किल जो आपको लगा कि आपके इतने साल के करियर में आपको बहुत हेल्पफुल करी है, आपने उसको खुद डेवलप किया, आप उसके बारे में कुछ बताइए। देखो इसमें क्या है कि जो भी आप काम करें उसमें मेंटल पीस बहुत जरूरी है। मतलब अगर
आप जैसे आप कोर्ट रूम में खड़े हैं, आपके घर में चल रहा है, यार घर में ये चल रहा है, वहाँ ये चल रहा है, ये प्रॉब्लम चल रही है, इसके साथ ये डिस्प्यूट चल रहा है, तो यू आर नॉट फोकस्ड ऑन योर जॉब। तो मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। और मेरा नॉर्मली क्या होता है कि हमें बहुत से डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसे हमारा टीम सिलेक्शंस है, हमें इंस्टीट्यूट की टीम बनानी है, नेशनल की टीम बनानी है, ठीक है, या फिर मेरे को बहुत सी बार किसी बच्चों को हम जॉब इंटरव्यूज में भी बैठते हैं, या और भी तमाम तरह के काम होते हैं जहाँ पे हमें 10 लोगों में से 2 को सिलेक्शन करना है। हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें 4-5,000 आते हैं, उसमें से हम 100 बच्चे लेते हैं, तो इट्स ए टफ। तो अगर आप ऑनेस्टी है आपके पास, तो यू वांट, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, जैसे मैं अभी एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, जिस भी लेवल पे हूँ, अगर यू आर अनबायस्ड तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे बहुत से एग्जांपल हैं कि अगर आप अनबायस्ड रहते हैं, आप जो भी आपके सामने कोई भी सिचुएशन आती है, मैं उसको अगर आपको और आप में अगर मैं इनको थोड़ी सी मदद करना चाहूँगा, तो मेरे को 10 एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को, आप जो आंखों से मेरे को देख रहे हो, वो भी मेरे को डर लगता है उससे। मेरे को ये भी लगता है कि यार मेरे ये स्टूडेंट है, ये बच्चे मेरे को, क्योंकि बच्चे आप हमारे सामने बोलते नहीं, लेकिन वो फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ कह जाते हैं, ये भी ऐसे ही है टीचर, तो वो मैं नहीं ब्लेम ले सकता। तो दैट्स वाई आई ट्राई टू डू जस्टिस। एंड आप उसको ये सोचो जिसके लिए आप काम करते हो, मैं सोचता हूँ अगर मेरा बच्चा कल यहाँ रहेगा तो उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। तो आप अगर जस्टिस करने की आपकी इच्छा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जहाँ तक मेरे को लगता है। चाहे मैं मल्टीपल रोल्स में रहता हूँ, और यही मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रीच करने के लिए बोलता हूँ। Thank you, sir. I think we can start with the question now. So thank you so much. अब one by one. नेहा, You feel free to ask कोई ऐसी जो भी आपको लगता है। Sir, how do you see spirituality in your life? स्पिरिचुअलिटी देखो, मैं कई बार हम जैसे हमारा योग का भी ट्रेनिंग चलता है, योग की बहुत से कोर्सेज चलते हैं, तो अभी हमारे पास एक 7 days की वर्कशॉप होगी, तो उस पर स्पिरिचुअलिटी पे बहुत अच्छा डिस्कशन भी हुआ था। जैसे मतलब आई डोंट फॉलो एनी, मतलब ऐसा कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करता हूँ मैं। लास्ट मतलब अभी कोविड से पहले मैं 20 years तक कंटिन्यूस में ट्यूसडे फास्ट करता था, ट्यूसडे को मंगलवार जाना है, बट दैट इज नॉट कि आउट ऑफ स्पिरिचुअलिटी की भगवान से कुछ मेरे को चाहिए। मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप दिन में एक अच्छा काम करते हैं तो यू डोंट नीड गॉड। मतलब हम ऐसा कोशिश करते हैं कि मेरे पास कोई भी स्टूडेंट आता है या कोई भी आता है, आप रोड पे चलते किसी को छोटा मोटा भी हेल्प कर देते हो, और आप अनबायस्ड हो, फेयर हो, ऑनेस्ट हो, आपके अंदर फीलिंग है। फीलिंग कैसे है? अगर आप एक मूवी देख रहे हो और एक इमोशनल है, आपको आंसू नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कोई तकलीफ में है, कोई ऐसा आ रहा है और आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, तो यू आर इमोशनलेस। तो आपको, आपके अंदर अगर इमोशंस हैं और ऑनेस्टी है, तो आप में स्पिरिचुअलिटी है। मैं ये मानता हूँ, आपको किसी का दुख लगता है, किसी की खुशी लगती है, तो यू आर स्पिरिचुअल। ये मैं मतलब मैंने इसका लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक कुछ चीज़ें फॉलो नहीं करता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि नास्तिक आस्तिक वाली कोई बात नहीं। मंदिर जब होता है, मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी, गुरुद्वारे, हम सारे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, तो उनकी भी हम फीलिंग को, सबको रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी फॉर माई सेंस की आप ऑनेस्ट ईमानदार रहो, तो हाँ, वो इस तरह से मेरा ये डेफिनेशन में। सर ये क्वेश्चन है कि सर जैसे कि हम कांस्टेंट हार्ड वर्क करते हैं और वो एक गुड हार्ड वर्कर हैं, लेकिन जब हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है तो कैसे मोटिवेट, हाउ टू मोटिवेट? देखिए, ये इम्पोर्टेंट है कि आपको किसी चीज़ को पाने के लिए, जैसे वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, पूरी कायनात मिल जाती है, वो मिलती है। मैंने बहुत से मेरे बच्चे देखे, मतलब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे को इच्छा थी कि मैं इंडियन टीम से खेलूँ मेरे को, और फिर मैंने आई स्टार्टेड इन 2010 में मैंने स्क्वैश खेलने शुरू किया। स्क्वैश दूसरा गेम है, लेकिन फिर मेरे को 2-3 साल तक नेशनल नहीं खेलने दिया,
बहुत से रीज़न हैं, बहुत से बायसनेस वगैरह होती है, उनसे स्ट्रगल करना पड़ता है इसमें, नहीं खेलने दिया। फिर कंटिन्यूड प्रैक्टिस फिर खेला, फिर 3-4 नेशनल खेले, रैंकिंग में भी आए, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी गए। फिर मैं मतलब फेलियर्स आर द मेजर पिलर ऑफ सक्सेस। इफ यू कांट फेल, यू कांट विन। यू हैव टू एक्सेप्ट द डिफीट्स एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम द डिफीट्स। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो हमारे पास बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बच्चे फेल हो गए। आपका सेल्फ मोटिवेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ना, बाहर से आपको, अगर बाहर से कोई मोटिवेशन है कि आपको जॉब मिलेगी या ये मिलेगी या कोई प्राइज मिलेगा, जैसे आप मेडल लाते हैं तो 5 लाख रुपए गवर्नमेंट देती है, तो ये एक्सटेंसिव मोटिवेशन। इंटरेस्टिंग है सेल्फ मोटिवेशन कि मुझे तो करना है, दूसरे के लिए नहीं, मेरे को सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है कि मेरे को अचीव करके दिखाना है। जैसे मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आया, गवर्नमेंट ने मेरे को पैसे नहीं दिया, मैंने अपने 2-2.5 लाख रुपए अपने पॉकेट से लगाया, ट्रेनिंग अपनी खुद से की, एक्स्ट्रा आवर्स में ट्रेनिंग की, लेकिन एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मेरे को खेलना है, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेरे को जाना है, तो आई वेंट इस वक्त हम गए वहाँ पर खेल गए। तो अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो, और आप कितने डिटरमिनेंट हैं किसी चीज़ को, फेलियर तो होंगे ही होंगे, आपको मिल ही नहीं सकता। कभी कभार हो जाता है कि आपको क्लिक में बाय लक आपको चीज़ें कभी मिल जाती है, अदरवाइज फेलियर तो आपके हडल्स तो आएंगी। और हडल्स में भाई आप जिंदा हो, यही आपके निशानी है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो। मुर्दा में तो थोड़ी कोई स्ट्रगल होता है, तो लाइफ तो है ही आपको स्ट्रगल के लिए। तो ये, और जब आप स्ट्रेस में होते हो आप ज़्यादा सीखते हो, एग्जाम आते हैं हम ज़्यादा पढ़ते हैं और वहाँ पे ज़्यादा लर्निंग होती है। तो आपको सर ने कोई काम दे दिया, ये असाइनमेंट पे काम करो, तो आप 4 किताबें निकाल के पढ़ोगे। आपको काम नहीं दे रखा, आप बहुत फ्री बैठे, कितनी कंफर्टेबल लाइफ है, इसी में बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपके पास 4 काम ज़्यादा आते हैं तो आपको अपनी 2 चीज़ें छोड़नी पड़ती है, मतलब आपको इंजॉय करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको जैसे कभी आपको आप काम को इंजॉय करने लग जाओ ना, कई लोग होते हैं वर्कहॉलिक, आप काम को इंजॉय करने लगो तो आपको मजा आने लग जाता है और फिर आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रो होती है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। आई होप आई आंसर। सर जैसे कि आपने अपनी स्पोर्ट्स फील्ड चूज करी है, तो फिर आपको कैसे, मतलब एक पॉइंट होता है कि यार हमें यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, मतलब वो कैसा एक मूवमेंट क्या होता है? देखो मैं तो ऐसा कुछ डिसाइडेड था नहीं, आई वॉज नॉट सो गुड इन स्टडीज, तो उन्होंने बोल दिया कि स्पोर्ट्स में चले जाओ। और यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ गाइडेंस मिली नहीं हमें। अगर फर्स्ट ईयर में किसी ने गाइड किया हो तो आप पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करो, ये करो, तो वो भी ट्रायल एंड एरर से हम पहुँच गए। मतलब ग्रेजुएशन में आई डिडंट स्टडी, लेकिन मैं क्लासेस मिस नहीं करता, लेकिन मैं क्लास में जाके सुबह 4 to 6 मेरी पर्सनल ट्रेनिंग रहती थी, अपना फिटनेस, उसके बाद कॉलेज का वर्कआउट रहता था। तो उसके बाद थ्योरी क्लास में डेफिनेटली नींद आएगी, तो अब सोच आगे कैसे भी उसको कर लेते थे। तो ये है कि आपको थोड़ा सा फोकस रहना पड़ेगा उन चीज़ों पे। मैं सॉरी क्वेश्चन आपका स्किप कर दिया, क्या था? सब एक पॉइंट के हम, हाँ ठीक है। तो मतलब कई बार आपको काउंसलिंग नहीं मिलती है, ठीक है ना, आप किस पॉइंट पे आप डिसाइड करो। जैसे मैंने मास्टर डिग्री में डिसाइड किया स्टडीज आर मोर इम्पोर्टेंट। अभी तक मेरे को जितने सीनियर्स मिले बोले यार खेलते रहो, जितने ज़्यादा गेम खेलोगे आपको नौकरी मिलेगी, तो मैं स्कूल तक ही सीमित रह जाता। तो आप लोगों को, आप समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हो या आप लोगों को कुछ मदद करना पाते हो, तो आप जब तक आप खुद भूखे हो दूसरे को क्या खिलाओगे, ठीक है ना। तो पहले आप सेल्फ सफिशिएंट बनो सो दैट यू कैन हेल्प समबडी। आप इस पोजीशन पे बैठिए जहाँ पे आप पूरी पॉपुलेशन का मूड चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको अच्छी काउंसलिंग मिलती है तो दिस इज़ वेरी गुड। मीन्स मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको सारे डोर्स नॉक करने की जरूरत नहीं है। यू शुड नो कि कौन सा डोर सही है। अगर आप गलत आदमी से मार्गदर्शन लोगे तो आप गलत ही पहुँचोगे ना, संगति का असर है, ठीक है ना। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वो वीडियो देख रहा था, उसमें एक छोटा पपी था, उसके साथ एक रैबिट था खरगोश। तो रैबिट ऐसे ऐसे उछल रहा है, तो वो पपी भी ऐसे ऐसे उछल रहा है। मतलब ये तो उसके नेचुरल के विरोध है, उसको तो पपी तो ऐसे चलता है, लेकिन वो तो मतलब आप जैसी संगति में रहते हो आप वैसे बन जाते हो। तो यू नीड टू बी विद गुड पीपल। हमारे पास बहुत से जैसे मेरे 1-2 प्रोफेसर थे हमारे, उनके साथ हम 3-3 घंटे बैठ जाते थे और रिसर्च के अलावा कोई बात नहीं। ये वहाँ पे हमने ये डेटा कलेक्शन किया, वो उसके कुंडलिनी योग के बारे में, और कैसे 3-4 घंटे निकले पता ही नहीं चलता। और एक प्रोफेसर की क्लास में हम बोर हो जाते हैं, यार कब छोड़ेगा, ठीक है।
तो आपकी कंपनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको गाइड करती है, ठीक है ना। आप अच्छे लोगों के बीच में रहते हो तो आपको एक मार्ग मिल सकता है। सर व्हाट इज द राइट वे टू फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग, और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? This is a very scientific way of doing intermittent fasting. इसमें जैसे नॉर्मल जो सबसे नॉर्मल है इंटरमीडिएट फास्टिंग का कि आप 8 आवर्स तक खाएंगे और बाकी रिमेनिंग 16 आवर्स में कुछ नहीं खाएंगे। कुछ नहीं खाएंगे इन द सेंस जैसे हमारा बॉडी का pH 7 होता है और पानी का pH 7 है, तो वी वांट कि हमारा एसिड बेस बैलेंस दोनों बना रहे। तो जब भी फिर क्या होता है, आप नहीं खाना खाते हो तो आपको फिर मरमरिंग होती है स्टमक में, पेट में, जो मरोड़े जो बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो उसको, तो फिर उनको कंट्रोल करना पड़ता है। तो उसमें आप कुछ जूस ले सकते हो और पानी ले सकते हो, कुछ नहीं इस तरह से, लेकिन आपको खाना कुछ भी नहीं। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग में भी ऐसा नहीं कि आपने जैसे रोजे चलते हैं हमारे बच्चे, कई नवरात्रे में लगते हैं तो वो सुबह 5 बजे से पहले खाना, तो 5 बजे तक इतना खा लिया आपने और रोजे में कई लोग मोटे हो जाते हैं। हमारे स्टूडेंट से बहुत, वो 5 बजे से पहले खाना तो वो सुबह 4 बजे उठ कर भर लेते हैं। तो आपको अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग करना है या कीटो डाइट है, बहुत से मेथड्स हैं, लेकिन एक साइंटिफिक तरीका है उनका। आपको मतलब एक तो जो 8 घंटे में आपको जो खाना है वो स्मॉलर, क्योंकि हमारी जो मशीनरी है, जैसे आप ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑल्सो ए मशीन, इसका भी एक्सपायरी टाइम आता है। अगर आप एक्स्ट्रा प्रेशर देते हो तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता। मैं अगर आपकी भूख जितनी है उसका आपको 30% आपका स्टमक हमेशा एम्प्टी लेना चाहिए, बिकॉज यू नीड स्पेस दैट उस फूड को डाइजेशन के लिए, एसिमिलेशन के लिए, उसमें ऑक्सीजन भी चाहिए, गैस्ट्रिक एसिड। तो अगर आपने यहाँ तक भर लिया, हमारे स्पोर्ट्स में ऐसे होता है, तो यहाँ नहीं आया तब तक अभी तो फिर वो क्या खैर उनका वर्कआउट लेवल अलग रहता है, तो वो इतना करते हैं कि उसके बाद भी उनको 2 घंटे बाद भूख लग जाती है और रात में फिर कुछ बना के खाते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट अलग है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग है कि आप सिस्टमेटिकली उसको छोटे छोटे मील में खाइए और आपको जो बेसिक जो उसमें आपको चीज़ें कर्व करनी रहती है। आज कहते हैं ना हम मोटे हो रहे हैं, तो आपको फैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, फैट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट तो आपको रोज खाना चाहिए, लेकिन जैसे 2 फैट है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, आपको अनसैचुरेटेड के सोर्सेज ढूंढने चाहिए। तो फैट इज, क्योंकि विटामिन A, B, C, E and D तो फैट सॉल्युबल है, अगर आप डेली फैट नहीं खाएंगे तो वो विटामिन की डेफिशिएंसी आपको हो जाएगी। तो इसीलिए आपको शॉर्ट टर्म मील रखनी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं अपनी डाइट में, क्योंकि फैट से इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी कार्बोहाइड्रेट्स है। हम चपाती और राइस इतना खाते हैं और सब्जी इतनी सी खाते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक और सजेशन है कि 50% आप रॉ वेजिटेबल, रॉ फूड खाइए, मतलब सैलड्स है, ये है, फ्रूट्स है, ये आप 50% आप रॉ खाइए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के आप सोर्सेज ढूंढ सकते हैं, स्प्राउटिंग है, बहुत से इसके अंदर। सर ड्यूरिंग फास्टिंग जूसेस वगैरह ले सकते हैं, शुगर वगैरह? शुगर आपको अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है ना। और आप जूस की बजाय अगर आप फ्रूट लेते हैं तो क्योंकि फ्रूट आप लेते हैं तो उस लाइवा के साथ मिक्स होकर उसकी बायोडिग्रेडेबिलिटी, आपका डाइजेशन अच्छा होता है, आपको उसका अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है। तो वहीं आपने जूस पी लिया, सीधा पेट में चला गया तो फिर आधा तो यूरिन में निकल जाता है। इसीलिए पानी भी हमें सिप करके पीना चाहिए। आप देखते हो टेनिस मैच खेलते तो जाएगा, 2 सिप लेगा, फिर वापस रख जाएगा, वो एक साथ एक बॉटल नहीं पीता। एक बॉटल पियोगे तो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम पर प्रेशर आएगा, सारा यूरिन से निकल जाएगा। तो ईटिंग इज ए साइंस, कैसे आप खाते हैं। So what routine do you follow in general? मतलब डेली रूटीन आपका क्या रहता है? माय रूटीन इज ऑलवेज, अभी तो जैसे हमारा ऑफ सीजन चल रहा है, खैर अभी हम खेलो इंडिया के लिए जा रहे हैं 22 तारीख, तो हमारा खेलो इंडिया वुमेन्स टीम हमारी ट्रेनिंग चल रही है। अदरवाइज ये हमारा ऑफ सीजन होता है इससे। तो ऑफ सीजन में नॉर्मली मेरा, जैसे मैं प्रोफेशनली साइकिलिंग भी करता हूँ 300, 500, 600 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर टू दिल्ली, समटाइम जयपुर टू ग्वालियर, ऐसे साइकिलिंग भी मेरा रूटीन रहता है। तो ऑफ सीजन में नॉर्मली मैं थोड़ा सा साइकिलिंग को परस्यू करता हूँ और नॉर्मली मेरा वही 4:35 के आसपास मेरा उठना होता है। फिर नॉर्मली मैं 1-1.5 घंटे अपना मॉर्निंग वर्कआउट करता हूँ, जिम में या साइकिलिंग में या कुछ स्क्वाश आजकल बंद है। फिर मेरी टीम की ट्रेनिंग रहती है, कोचिंग में चलती है। दिन में एक 2 लेक्चर रहते हैं मेरे, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है और इवनिंग में अगेन आई एम कोचिंग। तो ये सब है।
हटा के रख दो उठाना नहीं हटा है। के रख दो इसको रिसीवर को अनबुक कर दो हटा के रख दो तो रूटीन ऑलमोस्ट सेम है, मैंने बताया ना, आई डोंट नॉर्मली डोंट ट्राई टू चेंज। बस ये है कि आज मैं जिम कर रहा हूँ तो कल हो सकता है मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, अगले दिन स्विमिंग कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन 1-1.5 घंटा वर्कआउट का रहता है, तो रूटीन इज ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। सर उन पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस देंगे आप, जैसे अगर कोई एक बच्चा उनका स्पोर्ट्स में करियर अपना देख रहा है या फिर ही इज़ रियली गुड इन इट, पर पेरेंट्स बार बार फोर्स कर रहे हैं नहीं तुम पढ़ो, तो पेरेंट्स भी देख रहे हैं कि हाँ मतलब इसका जो पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है पर ठीक है स्पोर्ट्स भी कर रहा है, पर वो चाहते हैं कि वो स्पोर्ट्स में नहीं पढ़ाई पे ही ज़्यादा फोकस करे। देखो हम कई बार क्या होता है, हम बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, काम हम उतने नहीं करते। अगर मेरा बच्चा होगा तो मैं उसको उसके लिए मेरा अलग चीज़ में अगर आपके बच्चे को समझाना हूँ मैं, यार हाँ खेलने दो ना, इसकी मर्जी है तो करने दो ना, इसकी जो इच्छा है, इसको सिंगर बनने दो, ये मेरा बच्चा पढ़ना ही चाहिए। तो ये बहुत हमारे पास बच्चे आपके पेरेंट्स, जैसे अभी समर कैंप चल रहा है हमारे, कम से कम 3-4-5,000 बच्चे में आ रहे हैं, पेरेंट्स उनके आ रहे हैं, तो वो डेली पूछते हैं सर हम इसको कौन से स्पोर्ट्स में डालें या नहीं डालें, लेकिन उनमें से 95% फिर रहना अगले साल नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो एक रिक्रिएशन पर्पज ही उनको लगता है। तो मैं बता रहा हूँ स्पोर्ट्स से आप ऐसी लाइफ स्किल सीख जाते हैं जो आप देखते हो कि आजकल बच्चा 12th में मार्क्स अच्छे नहीं आए, फेल हो गया, एंड कर लिया, किसी लड़की कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कुछ आपको ब्रेकअप हो गया, सुसाइड कर लिया, हाथ काट लिया, हमारे पास बहुत से ऐसे होते हैं आप देखते हैं। तो ये लेकिन अगर स्पोर्ट्स में आप डिफीट इतनी देख लेते हैं, विन इतनी देख लेते हैं, तो आपको मतलब लाइफ लेसन्स बहुत मिल जाते हैं। आप जो कई बार कहते हैं ना यार ग्वालियर में हमने स्कूटी चला ली तो कहीं भी चला सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे चला ली तो कहीं भी चला सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसे एटमोसफेयर से आप अगर निकल जाते हैं, मतलब ये है कि जितना आप दबोगे उतना आप मार्केट में एक्सेल करोगे। तो वैसे नॉर्मली क्या है कि आजकल जो बच्चे को मल्टी फैसेट बनाते हैं आजकल स्कूल में, आप खेलो भी, आजकल का जो स्कूल कल्चर है वो यही है कि आप खेलो भी, आप ड्रामा में, म्यूजिक में, इनमें भी करो, पढ़ाई भी करो। मतलब स्टार्टिंग में जैसे हम भी, कोई भी बच्चा होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि हाँ अगर हमने 8 साल के 10 साल के बच्चे को लिया है और उसको हमने कोई गेम खिला रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट राइट। हम अभी भी जितने भी हमारी टैलेंट सर्च स्कीम होती है, हम उनको कम से कम 3-4 गेमों में डालते हैं, फिर 3-4 गेम खेलता है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कोई भी 3-4 गेम खेलता है। फिर उसके 2-4-5 साल के बाद में उसकी बॉडी चेंज होती है। अगर वो हाइट अच्छी निकलती है, उसकी फिजिक बास्केटबॉल के लिए अच्छी है, कोई बास्केटबॉल में हाइट चाहिए, दूसरे गेम में नहीं चाहिए, तो फिर उसको फिर एक स्पेशलाइजेशन की तरफ हम डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और अगर फिर वो दूसरे उसकी, जैसे हमारे रेड मसल फाइबर, वाइट मसल फाइबर आपने पढ़े होगा, तो रेड मसल फाइबर एंडोरेंस डोमिनेटिंग होता है, ठीक है, जैसे बुधिया का आपने नाम लिया, तो वो उसके अंदर उसके 70-80% उसमें रेड मसल फाइबर है, इसलिए वो थकता नहीं, ठीक है। और वाइट मसल कहते हैं स्प्रिंटर्स आर बोर्न नॉट मेड, स्प्रिंटर्स पैदा होते हैं, क्योंकि जो स्प्रिंटर रहेगा उसकी बॉडी में 70% उसमें वाइट मसल फाइबर होना चाहिए, क्योंकि वो स्पीड और पावर का डोमिनेटिंग है, ठीक है। तो आपको इनिशियल लेवल पे यू गिव एक्सपोजर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद में आप एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे आप डिसाइड कर दो कि आपको स्पोर्ट्स में जाना है तो आप स्पोर्ट्स में जाइए, आपको अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो इंजीनियरिंग में। कोई प्रोफेशन बेकार नहीं है, हर प्रोफेशन में ऐसे लोग रहते हैं जिनको नौकरियां नहीं मिलती, हर प्रोफेशन में ऐसे रहते हैं जो टॉप पे पहुंचते हैं, लेकिन आपको मेहनत तो हर प्रोफेशन में करनी पड़ेगी। ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसमें आप ऐसे पहुंच जाओ, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो भी प्रोफेशन में रहें आप स्पोर्ट्स जरूर खेलें, क्योंकि वो आपको मेंटली, फिजिकली, क्योंकि आप हमारा शरीर साथ है तो हम सब कुछ काम कर सकते हैं, और शरीर जिस दिन साथ छोड़ देगा हम खाना भी नहीं खा पाएंगे। मतलब हम हमारे पास पैसा इतना है
लेकिन हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स के इशू की वजह से सामने रखा खाना भी नहीं खा पा रहे। अभी जैसे मैं आज इस एज में भी मैं उनकी तरफ हम खाने की लिए सोचते नहीं, खा लिया ना सुबह ज़्यादा 1 घंटा वर्कआउट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा आज लंच भी ज़्यादा हो गया तो शाम को फिर कर लेंगे। मतलब आप इनपुट आउटपुट रेशियो आपका बैलेंस रहे तो आपकी गाड़ी चलती रहेगी। जहाँ आपने ज़्यादा लोड ले लिया तो वो कहीं ना कहीं आपको तो स्पोर्ट्स शुड बी कॉमन, आपको रखना चाहिए। एटलीस्ट मैं ये बोलता हूँ ऑलवेज कि एटलीस्ट एक सिंगल हैबिट आपकी किसी भी स्पोर्ट में, आपकी जिम की हो या और भी है तो आप घर पे एरोबिक डांस कोई म्यूजिक पे आप अपना फिटनेस कर लो, योगा कर लो, कुछ भी आपको यू शुड डू एटलीस्ट 1 आवर फॉर योर बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी है हेल्दी है तो आपके थॉट्स अच्छे होंगे, मतलब बहुत सी चीज़ें। तो आपको कुछ ना कुछ फिजिकल, क्योंकि अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो एक एज के बाद आपका ना डॉक्टर बोलेगा कि भाई आप सुबह वॉक पे जाया करो। अरे वॉक पे क्यों जाओ यार, वॉक पे तो 60, 70, 80 साल के लोगों को बोलना चाहिए। मैं अभी जब साउथ अफ्रीका में गया तो आई वॉज मतलब 2016 में गया, उसमें 40 के अराउंड अंडर में था। तो मेरे को एक 65 ईयर के एज वाले ने बहुत दौड़ा के हराया उस दिन, इतनी अच्छी फिटनेस थी। और वहाँ एज कैटेगरी है, आप 80 कैटेगरी के लोग खेल रहे हैं, फीमेल्स 80 की एज में वहाँ पे स्क्वैश में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने वाले। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि आप कोई भी स्पोर्ट्स चूज कर लो, कोई भी एक स्पोर्ट्स, बैडमिंटन ले लो, फुटबॉल ले लो, स्विमिंग ले लो, साइकिलिंग ले लो, घर पे कुछ भी ले लो, योगा ले लो, डांस ले लो। एक ऐसी हैबिट आपकी होनी चाहिए जो आप जो कि मूवमेंट है। जब तक आप थोड़ा दौड़ भाग नहीं करोगे, ब्रीदिंग, क्योंकि हमारी जो लंग कैपेसिटी है, जो कोविड की जो सिचुएशन है, वो बेसिकली लंग्स को अफेक्ट कर रही है। और अभी भी मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ जो स्पोर्ट्स में, मतलब आप सेडेंटरी लाइफ में, मुझे नहीं लगता कोई प्रोफेशनल मतलब स्पोर्ट्स में डेली कुछ करते हैं, लेकिन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी भी हम हमारे लंग्स का 60% जो एल्वेओलाइज हैं वी आर नॉट यूजिंग देम, तो 60% नहीं है और फिर आप और नहीं करेंगे, धीरे धीरे डिक्रीज होके फिर हमारी लंग की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो अभी हमारी योग पे वर्कशॉप हुई, उसमें बताया कि जब हम प्राणायाम भी कर रहे हैं तो प्राणायाम क्या है कि ब्रीदिंग है, वो लंग्स एल्वेओलाइज को आपको फुलाना, उनको एक्टिवेट करता है। तो जितना आपकी डीप ब्रीदिंग होगी उतना आपको ज़्यादा सर्कुलेशन भी अच्छा होगा, ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी आपको। क्या होता है कि हमारा इनहेलेशन तो हो जाता है, एक्सहेलेशन भी हो पाता है, तो वो अंदर एयर रह जाती है, वो लंग्स को डैमेज करती है, तो आपका एक्सहेलेशन भी होता है, इसीलिए प्राणायाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सर मेरी क्वेश्चन में ऐड ऑन, जैसे आपके सामने भी केसेस आए होंगे उस चीज़ को लेके कि पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर ये पढ़ेगा नहीं या ये पढ़ेगी नहीं तो स्पोर्ट्स में आगे कोई मतलब करियर नहीं हो पाएगा इसका, कि अगर बाई चांस के अगर पढ़ा भी नहीं और बहुत ट्राई किया उसके बाद भी अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर क्या करेगा वो? देखो क्या है कि यू कैन नॉट लीव योर बेस, ठीक है ना। एजुकेशन इज बेस ऑफ फॉर एवरीथिंग, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ छोड़ के, स्पोर्ट्समैन को भी हम ये आजकल जितने स्पोर्ट्समैन हैं सबको साथ में फिजिकल एजुकेशन या कोचिंग की डिग्री, इस तरह की सारी चीज़ें उनमें दी जाती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि साइमल्टेनियसली यू बैलेंस आप उसको रखो। जैसे मैंने आपको बताया ना इंजरी आजकल, तो अगर आप स्पोर्ट्स भी खेल रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन इंजरी कभी भी हो सकती है, किसी भी स्टेज पे हो सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें एजुकेशन का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। कोई भी एजुकेशन, मतलब कहते हैं ना बैकअप प्लान इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप बेसिकली अगर आप ऐसा कैरियर आपने लिया है जो जिसमें आपको कभी भी कुछ हो सकता है। जब स्पोर्ट्स में आई इंजरी तो आज खेल रहे हैं, मतलब कभी अभी भी मैं जा रहा हूँ, क्या मतलब कोई प्लेयर को इंजरी मिल जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा एक बैकअप प्लान रखें कुछ भी, और बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्पोर्ट्स का या किसी भी फील्ड में आपको वो जरूरी है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। Sir, I have 2 questions Yes. for you. First, sir, that since you have been to abroad, so many times, so I was very inquisitive about this thing. I always wanted to ask you this, or any
person about this, that what is the main difference you see between the Western style of coaching or playing and the Indian style? Since if we compare the Western style or the Western players which we get, for example, if we talk about tennis, so if we see the ATP rankings, we see a lot of young players at the age of 16, 17, they start playing internationally. Wherein in India, we see a person plays any international matches at the age of 25 or 24, or even if we talk about, if we give certain examples like Leander Pace, Rohan Bopana or Mahesh Bhupati, they started very late or they achieved this thing very late. So what is the main difference which you see in this the Western? Also, so they don't give that much preference to education as well. Once they they decide that they have to pursue this thing, they excel in that particular field, and then they don't give too much preference to studies as well. So what's the main difference you see? Look, once I am talking about 2015 or 16, a professor from US came to our university. His two kids also came with him. So the professor, during the conference, he came for a conference. So he said, "Sir, do you have a basketball court here?" I said, "Sir, I am a basketball coach and we have basketball coach here. Why you are asking? My kids are playing basketball, so they want to play basketball." So I said, "No problem, you can send him in the evening." So evening they came to play basketball. So they were smaller kids. So I asked the elder one, "What do you play?" "I play basketball." Then I said, "At which level you play basketball?" "I play for nationals." I said, "Which class you are studying?" "I'm studying 5th standard." "5th standard? Really? We are playing national in 11th and 12th. Then I asked younger one, "And you?" "I also play nationals." What class you are studying?" "I am studying standard 1. "You are also playing nationals?" Then I was very confused. Then I inquired. So they have nationals by giving the degree of difficulty. So for class 1 they have only dribbling skill. So they have competition for dribbling only. As you grow, they increase the level. So means what I am saying, grassroots structure is wide. In India, we don't have a population, means no more than 2% who are professionally engaged in sports, and we are expecting medals. So this is the grassroots structure is very weak. Though the government have n number of policies on paper, but if you are seeing on the ground, you will find hardly result. Because I was talking to her in the morning that we have a constitution. On the basis of that constitution, we run our country. Yes. It comes BJP, Congress, or whatever the government, but we don't have a strong policy that if any minister comes, he will run on the same way. The minister will come, he will change all the officials, he will change the name of the policies, he will even change the whole policy. So we don't have a constitution for sport. So that is it. Means my PhD was in failure of Indian basketball team at international level, its causes and remedies. So I went to the secretary of Basketball Federation in Delhi. So I went to his office and I said, "Sir, I am conducting," when I was a PhD scholar in 2006. "Sir, I am conducting my PhD research on the topic failure of Indian basketball team at international level, its causes and remedies." He said, he got angry. "I am running this federation last 10 years. How you are saying that Indian basketball is failing? We are doing this much and players are going there and we are investing so much of fund, we are doing training, coaching, and how you are saying we are failing? I will not agree with this." Then I was ready with the statistics. For
टू पास यू नीड टू हैव 33%, आपको 33% तो चाहिए ना पास Yes. होने के लिए. दिस इज द statistics. Indian team in 1975 got 4th position in Asian Basketball Championship. That is the highest performance of Indian team. After that we have these tournaments. Out of 15 teams we are on 14th position. Out of 20 teams we are on 19th position. So we are not 10%. So then he didn't help me in that research, but anyhow I conducted that research. So during my research there are many factors. This quality selection, not execution of the policies, programs, and the main thing was the grassroots structure. Means अगर आपके पास एक बड़ा पूल नहीं है सिलेक्शन के लिए तो आप बच्चे कहाँ से निकालोगे? तो हमारी 2% पॉपुलेशन भी प्रोफेशनल स्पोर्ट में नहीं खेलती है, पूरे इतना बड़ा पॉपुलेशन है, तो फिर वो कहाँ से आ पाएगा? आप चाइना में देखें तो कम से कम 10% पॉपुलेशन है वो जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में इंगेज है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक फैक्टर है. सो दिस इज योर एनी सेकंड क्वेश्चन. Yes, sir. My second question would be so that being a sports person all my life, I love playing sports, so, and I would love to pursue any sports right now also, but then since due to my schedule right now I'm not able to do that, and I'm not in the best shape of mind as I used to be during school, and I have represented my school twice in nationals as well, CBSE clusters, so once in. But my question would be, so for you right now is that how would you remain lean and as well as muscular at the same time? This is what I want to achieve right now. This is what my target is, that I want to stay lean and muscular as well, because with age you tend to lose muscle, sir. So if you can just enlighten me on this thing, it would be very helpful for me. Very good question. Look, due to age we have degradations. Our Yes. cell tissue they die. और हमारा जो बोन सेल है उसका 25 इयर्स तक है, हमारा आरबीसी है वो 120 डेज है. हर सेल का वी आर मेड ऑफ सेल, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, तो उनकी डेथ भी होती है और ग्रो भी होती है. तो देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज. इफ यू आर नॉट यूजिंग ए पर्टिकुलर पार्ट, आप जैसे कभी आपको फ्रैक्चर हो जाता है, उसमें आपने कास्टिंग किया है, तो आप देखेंगे 1-1.5 महीने बाद जब वो खुल रहा है तो ये हाथ वीक हो गया. प्रिंसिपल ऑफ डिसयूज. फिर आप यूज करते हो तो फिर वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं. ठीक है, तो दिस इज, तो इसमें एक तो डाइट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल. जैसे ये आपके ग्लास है, इसके अंदर में अगर जूस डालूंगा तो इसमें वो आपको जूस दिखेगा. ठीक है, इसके अंदर में अगर लस्सी डालूंगा तो लस्सी आपको वाइट दिखेगा. तो आप अपनी बॉडी को फीड क्या कर रहे हो? देयर आर 2 थिंग्स. वन इज योर ट्रेनिंग. इफ यू आर नॉट डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यू कैन नॉट प्रिजर्व योर मसल मास, जो लीन बॉडी मास, यू कैन नॉट प्रिजर्व. आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. आप सिंपल वॉकिंग कर रहे हैं, यू सी दैट कि आपकी मसल ग्रो हो, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. ठीक है, ये भी जिम या होम वर्कआउट या आपका इंडिविजुअल ओन बॉडी वर्कआउट भी हो सकता है. बहुत से मेथड्स हैं. तो वन इज द फिजिकल वर्कआउट आपको करना ही पड़ेगा इफ यू हैव टू बी इन शेप. चाहे आप योगा करें, योगा में भी पावर योगा होते हैं, कुछ योगा ऐसे होते हैं जिनमें आपकी स्ट्रेंथ भी डेवलप होती है. ठीक है, फिर नो व्हाट यू आर फीडिंग. हमारा मैक्सिमम जो है हम कार्बोहाइड्रेट ये सब फीड करते हैं. यू नीड टू गिव प्रोटीन. अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो एंड इफ यू आर नॉट कंज्यूमिंग प्रोटीन तो यू विल नॉट ग्रो. क्योंकि मसल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. हमारे 3 फ्यूल के सोर्सेज है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन. प्राइमरी सोर्स इज कार्बोहाइड्रेट. हमारी सबसे बॉडी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूज करती है. कार्बोहाइड्रेट के स्टोर खत्म हो जाते हैं तो फैट यूज करती है, और फिर लास्ट में प्रोटीन यूज करती है. तो अगर आप एक तो आप प्रोटीन ले नहीं रहे हो, ठीक है, और फिर आप वर्कआउट भी कर रहे हो, तो फिर आप लीन बॉडी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लीन मास बहुत जल्दी जाता है. ठीक है ना. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू मेक ए बैलेंस ऑफ योर वर्कआउट एंड योर डाइट. Thanks. सर लास्ट 2-4 से प्लीज 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 प्लीज. जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं हॉबीज क्या है, आपके लोगों का स्पोर्ट्स हमारी हॉबी है. तो एक व्यक्ति जिसने जिंदगी स्पोर्ट्स को दी है उसकी हॉबीज क्या है? सर नॉर्मली ऐसा तो ऐसे हॉबीज में मैं कभी कभार मूवी देखना पसंद करता हूँ ऑकेजनली. दैट टू मेरे को पता लग जाए ये अच्छी मूवी है. तो नॉर्मली अपने किसी एक दो फ्रेंड को बोलता हूँ यार तो मूवी कोई अच्छी है तो वही मैं देखता हूँ. तो क्योंकि वो फिर मेरे को लगता है टाइम वेस्ट हो गया, इसलिए कुछ और कर लेता हूँ.
पता नहीं ये रिलीज हो रही है, जाके देख लो। मैं फर्स्ट डे रेयरली कोई मूवी देखता हूँ जब तक मेरे को उसका अच्छा फीडबैक नहीं होता। तो ये है, मैं म्यूजिक भी सुनता हूँ। अभी रीडिंग पढ़ाई के लिए थी द टाइम में मैं बहुत फॉन्ड ऑफ स्टडिंग डिफरेंट फील्ड। जैसे मैंने ना जब मैं स्पोर्टिंग कैरियर में हूँ, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल, चेस में भी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी है, क्रॉस कंट्री भी है, मैराथन्स भी है। मतलब मैं डिफरेंट फील्ड को मेरे को टच करना पसंद है। ऐसे ही मैं सब्जेक्ट भी, जैसे न्यूट्रिशन मेरा एरिया नहीं था, लेकिन मैंने उस पर एक कोचिंग एक डिप्लोमा किया यूनी से। और फिर एक्सरसाइज भी मैं, जैसे आर्ट्स का स्टूडेंट था, लेकिन अभी पूरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूरा मैं पढ़ाता हूँ। और डिफरेंट फील्ड को मेरे को टच करना पसंद है, कुछ नया नया सीखना, क्योंकि आपको जीवित रखता है, वही चीज़ें जीवित रखती हैं अगर आपके अंदर कुछ नोवेल्टी और क्रिएटिविटी कुछ रहती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ भी नया मिल जाए मेरे को। जैसे मैंने एक बार एक स्कूल में जॉब किया, तो वहाँ पे मेरे को कुछ मिला ही नहीं मिला। तो मैं वहाँ पे मतलब एक थोड़ा सा टाइम हो तो मैं एक इंस्टेंस शेयर करता हूँ कि एक आप यूएस में अल्काट्राज जेल है, आपने सुना होगा, बहुत लोग घूमने भी जाते हैं। उसकी स्टोरी पता है? उसमें क्या हुआ कि एक बच्चा था 13-14 साल का, और वो स्कूल से अपने घर आया एंड ही सॉ हिज मदर विद अनदर मैन, दूसरे के साथ उसको देख लिया ऐसी कंडीशन। तो उसको पसंद नहीं आया, तो ही इन एंग्री, गुस्से में, और उसने अपने उस मदर को भी मार दिया और उसको भी मार दिया, उस आदमी को भी उसने खत्म कर दिया। उसको पुलिस पकड़ लिया, बोला इसको जेल में डाल दो। तो अल्काट्राज जेल फेमस है कि वो आपको बंद कर देते हैं, जैसे आपने काला पानी होता है ना, इस तरह का वो जेल है। तो वहाँ पे उसको छोड़ दिया, कोई उससे मिलेगा नहीं, उसको एक्सट्रीम पनिशमेंट ऐसे दे, कोई उससे मिलेगा नहीं, कोई उसके पास नहीं जाए, बस उसको नीचे से खाना दे दिया। तो वो एक मतलब सी टापू पे है वहाँ पे। तो वो एक जैसे छोटे रूम में बंद है, कोई उसमें एक ऊपर एक छोटा रोशनदान है, बस वहाँ से आवाज़ आ रही है समुद्र की लहरों की, ऐसे वैसे। तो कोई उससे बात नहीं करेगा। तो ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट 15 to 20 years एग्जैक्टली मैं गया। तो उसमें ऐसा था कि उस जेल में कोई भी कोई आपसे बात नहीं करेगा, तो आप वैसे ही पागल हो जाओगे। तो वो उससे जिंदा निकल के आया। रेयरली एक ऐसा केस था जो उस जेल से जिंदा निकल गया। देन वो जब बाहर आया तो उससे लोगों ने पूछा कि यार आपको क्या ऐसा था कि आप 15-20 ईयर्स में भी यहाँ से जिंदा निकल के आए, व्हाट वाज द मोटिवेशन, आपके पास ऐसा क्या था? ही सेड गिव मी सम नोटबुक्स एंड पेन पेपर। मुझे पहले ये दो, मैं बाद में करूँगा आपसे। तो उसने उनको दी नोटबुक, तो फिर वो वापस अंदर गया और उसने लिखा, दीवारों पर लिख रखा था। फिर उसने बताया कि व्हेन आई एंटर दैट जेल, तो मेरे को पता है कि मेरे को यहाँ रहना है पहले तो, कि मेरे को तो रहना ही यहीं पे है और कोई चॉइस है नहीं। तो आई एक्सेप्टेड द सर्कमस्टांसेस। तो आप जिस भी सर्कमस्टांस में जा रहे हो, पहले तो आप उसको एक्सेप्ट करें। मतलब आपको हो सकता है कोई एक अच्छा चैम्बर मिल जाए, या कहीं आपको कुछ कैसी भी कंडीशन मिल सकती है या ना मिले कहीं पे, ठीक है। तो फर्स्ट यू एक्सेप्ट द सिचुएशन, जो भी है आपका उसमें, फिर तो आई एक्सेप्ट द सिचुएशन। फिर मेरे पास कुछ काम नहीं, जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो वहाँ पे बस एक रोशनदान था, वहाँ से थोड़ी धूप आ जाती थी, लाइट आती थी, वही बस तो मैं बाहर देखता रहता था, उसको देखता रहता था। फिर वहाँ पे एक दिन एक चिड़िया आके बैठी, तो फिर मैंने उसको कुछ रोटी जो मेरे पास थी मैंने उसको डाल दिया। फिर वहाँ पे दूसरा 2-3 पक्षी आ गए, ऐसे 3-4 आए। फिर वो क्या है, बहुत से उसके पास आने लग गए। फिर उसमें से किसी को चोट लग जाती थी, आपस में टकराते थे। तो वो कोई बीमार पक्षी आता था, तो वो किसी को कुछ, क्योंकि वो भी बीमार आता था, उसको मेडिसिन मिल जाती थी। तो वो ट्रायल में किसी को कुछ खिला देता था, किसी को, तो उससे ठीक हो गया तो वो लिख लेता फॉर्मूला। फिर कभी कुछ किसी को अपने यूरिन से, स्टूल से वो ऐसे करते। तो उसने ऐसे पूरा बोले, मैंने ये काम ढूंढ लिया। मैं उनसे बातें करने लग गया, उनकी लैंग्वेज सीखने लग गया। तो फिर आज भी आप देखेंगे तो अल्काट्राज जेल उसी के नाम पे बनी है। एंड ही इज द अथॉरिटी इन जो ये बर्ड्स के ऊपर जो डॉक्टर्स होते हैं ना, मेडिसिन होती है, उसके ऊपर आज भी उसका अथॉरिटी है पूरे वर्ल्ड में।
तो उसने बताया कि आप फर्स्ट यू एक्सेप्ट द सिचुएशन, आपके पास काम नहीं है तो काम ढूंढ लो। हो सकता है जिस भी एनवायरनमेंट में जाएंगे आपको अच्छा एटमोसफेयर नहीं मिले, आपको अच्छे कलीग नहीं मिले, जो आपका स्पेशलाइजेशन है वो काम करने को आपको नहीं मिले, तो जो मिल रहा है वो करो, उसमें आप उसको एंजॉय करो और उसमें आप डेडिकेट इन्वॉल्व हो जाओ, तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो ये मैं इसको कई बार कोट करता हूँ, मैंने इनको सुना है। तो इस तरह से आप ये कुछ लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि एक एज पे आके ना हम इंडिया में बहुत कॉमन है कि जो बच्चे शुरू में खेलते हैं जो भी छोटा वो कर लेते हैं, फिर सब अपनी जिंदगी में कर जाते हैं, भूल जाते हैं स्पोर्ट्स को। ऐसा कोई फोरम, ऐसी कोई जगह या ऐसा कुछ सिस्टम जहाँ पे अगर कोई इंसान फिर से शुरू करना चाहे, हाँ। जैसे दिवाकर ने कहा कि वो चाहता है कि फिजिकल बॉडी में वो खेले भी, तो ऐसे एवेन्यूज हैं क्या अवेलेबल जहाँ ऐसा कर सकते हैं, या एलएनआईवी कुछ ऐसा ऑफर करता है, या कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है जहाँ पे ये सब किया जाए? देखिए, एक तो क्या है कि अभी इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड मास्टर स्पोर्ट्स स्टार्ट हुए हैं। अच्छा, मास्टर स्पोर्ट्स में क्या होता है कि एज कैटेगरी के स्पोर्ट्स, जैसे ये एलएनआईवी में भी है सर? नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड है। अच्छा, इसका जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, मैं गया था वो मास्टर्स चैंपियनशिप में गया था, लेकिन मैं तो ओपन कैटेगरी में गया था। तो वो अभी जैसे ऑकलैंड न्यूजीलैंड में हुआ था 2 साल पहले जो वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक से ज़्यादा एथलीट आते हैं उसमें। ओलंपिक में 5-8 हज़ार के आसपास आते हैं, उसमें 25,000 एथलीट थे। तो उसमें क्या है कि एज कैटेगरीज बना रखी है, जैसे बास्केटबॉल में भी होता है, फुटबॉल में भी है, स्क्वैश में भी है, बैडमिंटन में भी है, कि आप 35 से 40 ईयर्स की एक कैटेगरी बना दें। तो इसमें 35 से 40 ईयर्स की खेलेंगे ना, इससे ज़्यादा नहीं कम। फिर 40 to 45, 45 to 50, 50 से ऐसी 80, 90, 100 की अबव कैटेगरी है। मतलब अबव 100 भी एक कैटेगरी है जो लोग खेलते हैं स्पोर्ट में, उसके अंदर भी प्लेयर्स आते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में खेलने के लिए, और ये सारे स्पोर्ट्स में स्टार्ट हो गए। तो अगर आप हैं तो अगर आप जैसे आप मुझे लगता है आपने टेनिस खेला है, टेनिस में है तो आप है तो वो मास्टर कैटेगरीज में आप खेल सकते हैं। और ये क्या है, खेलने से ये नहीं है कि आपको मेडल मिलेगा, लेकिन एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि आप प्रोफेशनल के साथ अब आप उस टूर्नामेंट के लिए डेफिनेटली खेलने के लिए आप प्रिपरेशन करोगे, ठीक है, कुछ ट्रेनिंग करोगे। अब ट्रेनिंग करोगे तो आप डाइट का ख्याल रखोगे, अब डाइट का ख्याल रखोगे तो आप रेस्ट करोगे, रिकवरी करोगे, तो और आपका पूरा सिस्टम रूटीन है ना, वो आपकी डाइट ठीक हो गई, आपकी रेस्ट ठीक हो गया, आप जो और फालतू की एक्टिविटीज में है ना, जो स्पोर्ट्स का एक मेन ये है कि बच्चा अगर खेलता है तो वो फिर और 2-4 फालतू की चीज़ों से बच जाता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी इसी में लग गई है। तो अगर एक अच्छे लेवल पे आप बच्चे को चैनलाइज कर देते हैं तो फिर वो काफ़ी एक्टिविटीज़ से बच जाता है। तो अभी ये मास्टर स्पोर्ट्स बहुत से एक्टिविटीज़ हैं जिनके अंदर आप पार्टिसिपेट करके प्रोफेशनली मतलब खेल सकते हैं और एक्सेल भी करते हैं। थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत मज़ा आया हम लोगों को। Yes. और आई होप कि आपको भी क्वेश्चंस के साथ मज़ा आया होगा। आई डोंट नो हाउ मच आई कंट्रीब्यूटेड, लेकिन अरे क्या बात है। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आई एम इंटरेक्टिंग सच काइंड ऑफ, सब बहुत मजा आया। अदरवाइज मैं कॉन्फ्रेंसेज में इनमें तो जाता हूँ, लेकिन एक ऐसे मतलब प्रोफेशनल्स जो है एक ऐसी फील्ड से जो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं तो उनके साथ नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि हम ज़्यादा नॉलेजेबल हैं किस तरीके से। नहीं, आप तो ये एक अलग फील्ड हो सकती है, नॉलेजेबल तो हाँ। बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, जानने की इच्छा जरूर है सर। सर, आपको लगता है कुछ हमें ऐड करना चाहिए जो आपने फॉर्मेट देखा, कैसा लगा आपको, और आपकी कोई एडवाइस हमारे लिए? नहीं, अच्छा है, दिस इज वेरी वेरी गुड। मीन्स आप ऐसे और भी दूसरे फील्ड के लोगों को बुलाते हैं, इवन यू कैन कंडक्ट सच काइंड ऑफ वर्कशॉप इन डिफरेंट सिचुएशन। इवन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनमें आगे हमारे स्टूडेंट्स को भी आप अपनी फील्ड के बारे में गाइड कर सकते हैं। सर बिल्कुल, तो हम आप जरूर आएंगे। हाँ, तो ये ठीक है स्ट्रक्चर, और इवन आप तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बहुत मतलब और लोगों को ऐसे कंडक्ट कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा लोगों को आप टच कर सकते हैं। तो सर आइडिया ये है, बंद कर देना इसको, क्लोज कर दो।